माई सेल्फ इज अमन। ठीक, मैंने क्या कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, आपने ऐसी चीजें सुनी होंगी। ठीक है क्यों नहीं होती, जरा समझने की कोशिश करना। कल जब मैंने लिखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया, कहाँ लगाते थे? जब एक एक्शन को करने वाला और जिस पर वो एक्शन हो गया वो एक ही होता है। जिसने एक्शन को किया और जिस पर एक्शन हुआ वो एक ही होता है, तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। ऑब्जेक्ट का काम नॉर्मल वर्ड नहीं कर पाता, उसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना पड़ता। यही बात हुई थी कल अपनी। अब अगर इस सेंटेंस को अपन देखें, तो हमें पता चल गया यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। पहली बात तो यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, और दूसरी बात इज आपका क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब बन गया। अमन क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। नाउन है, वो सब बातें आपको पता ही है ना। यहाँ तो आप इस शब्द को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, शब्द को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का? बताओ। ऑब्जेक्ट बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस हो जाता है जी गलत। जब आप इंटरव्यू वगैरह की कोचिंग लेते हो, कुछ मान लो कुछ जॉब में, वैसे तो मैक्सिमम जॉब के अंदर नहीं है, कुछ एक आधी जॉब के अंदर अगर इंटरव्यू का भी प्रोसेस है, तो वहाँ पे आपको स्पेशली हिदायत दी जाती है कि जाते ही सेंटेंस की शुरुआत ऐसे मत करना, माई सेल्फ अमन, माई सेल्फ इज अमन। ये गलत होता है ग्रामेटिकली। क्यों गलत होता है? क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, आप इससे सब्जेक्ट बनने का काम ले रहे हो, इसलिए गलत हो गया। क्लियर हो गया? चलो जी, तो फिर लिखें कैसे? ऐसे लिखें भाई, या तो आप लिखो आई एम अमन, या माई नेम इज अमन। चाहे आपको कितना ही सुनने में बोरिंग, ओल्ड, पुराना वर्जन लगता हो, ऐसा लगता हो माई सेल्फ तरुण, माई सेल्फ अजय, माई सेल्फ विशाल, ये कूल लगेगा सर। नहीं भैया, कूल नहीं लगेगा, वो ग्रामेटिकली गलत लगेगा। ऐसे लिखा करो, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा वो आपको पता ही है। आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, अमन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है। यहाँ पे नेम सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन है, सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, और माई इस पर पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव। दोनों में से किसी भी एक तरीके को आप यूज कर लिया करो। क्लियर हो गया? एक छोटी सी बात और, कि कई बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के भी यूज में ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई बार प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, मान लो आपने कोई घर बनाया, आपने कोई जगह बनाई रहने की, उसने पूछा रहे ये किसके लिए बनाया तने, तो आप क्या बोल रहे हो? आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ, आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ, मैंने ये बनाया है खुद के लिए, ठीक है। बनाने वाला कौन? मैं। और किसके लिए बनाया गया? मैंने खुद के लिए बनाया, मैंने ये चीज़ खुद के लिए ही बनाई है। तो ऐसे वाले मीनिंग देने के लिए कई बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज लिया जा सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेते हैं। कम मिलेंगे आपको ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन मिलेंगे। ऐसे सेंटेंसेस कम मिलेंगे, लेकिन हाँ ऐसे सेंटेंसेस भी पॉसिबल हैं। क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट चीज। हालांकि मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली क्लास में बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में 5-7 बार बताया कि ये जो आप कोर्स कर रहे हैं, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको कोई भी और किताब से थ्योरी व्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना आपको नीतू मैम की किताब पढ़नी है, ना आपको एसपी बख्शी पढ़नी है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोर्स ले रखा है, वो जो बच्चे इंटरव्यू वगैरह में बोलते हैं वो उन बच्चों के लिए बोलते हैं जिन्होंने कोई पेड कोर्स ना ले रखा हो। तो आपको बिल्कुल 1% भी चिंतित, विचलित, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कई बच्चे नहीं मानते फिर भी, या पहले पढ़ चुके होते हैं, तो कहेंगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे वो एक एरर आता है ना सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे वो एक सेंटेंस आता है, वो एक एरर आता है कि इन वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव लगेगा, इस पे नहीं आता सर, इंपॉर्टेंट रूल होता है। आगे पढ़ेंगे। हर एक टीचर के पढ़ाने का, समझाने का तरीका अलग होता है। जैसे कल मैंने एक वो सेंटेंस करवाया था ना, ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग राजेश या एक्सक्लूडिंग हिम, ऐसे करके सेंटेंस जो था, उसका भी पूरे काफ़ी सारे सेंटेंसेज और वो सारी प्रीपोजिशन लिखवाना वो अपन आगे करेंगे। कल भी बोला था मैंने। तो हर एक टीचर के पढ़ाने का, समझाने का ना सीक्वेंस का तरीका अलग होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत सारी बुक्स में प्रोनाउन में लिखे होते हैं, मैं उनको कंजंक्शन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाता हूँ। तो सब टीचर का ना अपने हिसाब से आदमी सिलेबस सेट करता है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये आपके आएंगे प्रोनाउन के मिसलिनियस में, ठीक है।
ये दोनों रूल की इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि बुक में तो कहीं भी लिख दो, लॉजिक तो कुछ देना नहीं, समझाना तो कुछ है नहीं, तो कहीं टाप दो। मैं इसको तब पढ़ा पाऊंगा जब मैं इससे पहले पीछे की जितनी मुझे थ्योरी की रिक्वायरमेंट है पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ये इसको बाद में पढ़ाऊंगा। आ जाइए जरा। नेक्स्ट अपना प्रोनाउन है जी एम्फेटिक प्रोनाउन। हमने कौन कौन से प्रोनाउन देख लिए? पर्सनल प्रोनाउन देखा, आई वी यू ही शी इट दे ये वाला। फिर हमने पजेसिव प्रोनाउन देखा जो पजेशन बनाता है, माइन आर्स योर्स ये वाला देखा। थर्ड हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कि एक्शन खुद पर ही हो गया। अब हम देखने वाले हैं जी एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम देखने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। देखना जरा, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये रहा। सर ये तो वही रिफ्लेक्सिव वाले हैं। सर ये तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव वाले हैं। हाँ भाई बिल्कुल रिफ्लेक्सिव वाले हैं। सर इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होती है क्या? बिल्कुल नहीं, वही माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, वही माई सेल्फ एम्फेटिक भी हो सकता है। बिल्कुल सेम वर्ड है, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है, तभी तो कंफ्यूजन होगा और तभी तो सवाल आएगा। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों दिखने में बोलने में बिल्कुल डिट्टो सेम है, लेकिन दोनों का काम और दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। उसी बेस पर सवाल बनता है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो समझो कि रिफ्लेक्सिव का क्या काम है, एम्फेटिक का क्या काम है। सारी बातें करेंगे, क्या एरर बनते हैं, कैसे पहचानोगे, सब बात करूंगा। लेकिन पहले मैं कोशिश करता हूं यार कि ना चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट बताया जाए, सीधा एरर पर ढकेल देने की तरफ से पहले। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताया कि रिफ्लेक्सिव क्या है, क्यों है। जैसे मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन हम तब लगाते हैं जब हमें एक नाउन की जगह पे लगाना हो, साथ में पोजेशन भी बनाना हो। पॉजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऐसे ही मैंने आपको रिफ्लेक्सिव बताया कि रिफ्लेक्सिव का यूज क्यों करना पड़ा ग्रामर में, जब हमें कहना हो कि डूअर रिसीवर सेम है, वरना ये बात हम कन्वे ही नहीं कर पाते। ठीक, अब हमें जानना है कि एम्फेटिक कब लगाते हैं। एम्फेटिक कब लगाते हैं? एम्फेटिक लगाते हैं बच्चे तब जब हमें इस बात पर एम्फोसिस डालना हो कि ये जो एक्शन है ये सब्जेक्ट ने खुद किया है, खुद पर किया है नहीं, खुद किया है। आपने बहुत बार जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल यूज किए होंगे, मैंने खुद सॉल्व किया है क्वेश्चन, अरे मैंने खुद देखा था तुझे अंजलि के साथ, मैं खुद लेके गया था तुझे रेलवे स्टेशन। ऐसे ऐसे आपने सेंटेंसेस जिंदगी में यूज किए होंगे जब आपने इस बात पर एम्फोसिस डाला कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है। रोहन ने खुद ही दे दिए थे पैसे तुझे। आ रही हैं कुछ बातें समझ में? जब हमें इस बात पर एम्फोसिस डालना होता है कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? देखो दोनों का पहले काम का डिफरेंस समझो। जैसे मान लो मैं लिखूं आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। देखने वाला और दिखने वाला एक ही है। मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को देखा, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये माई सेल्फ जो है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हाँ क्या ना, ये कैसा प्रोनाउन है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब मैं कहता हूं आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद देखा था तुझे, या फिर आई सॉ यू माई सेल्फ, मैंने देखा था तुझे खुद, ऐसे जब लिख दिया तो अब ये क्या हो गया? अब ये एम्फेटिक हो गया। एक सबसे बिल्कुल बेसिक डिफरेंस जो आप सबको भी नजर आ रहा होगा, सबसे बेसिक डिफरेंस रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। रिफ्लेक्सिव के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। ये बात सबने नोटिस करी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को तैयार किया, मैंने खुद को समझाया, हाँ कि ना। लेकिन एम्फेटिक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है। एम्फेटिक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एम्फेटिक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखिए अलग अलग है। देखने वाला आई है और दिखने वाला यू है, हाँ कि ना। ये सबसे मोटा बेसिक डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का। रिफ्लेक्सिव तब लगाते हैं जब एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो, यानी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को तैयार किया, मैंने खुद को संभाला, मैंने खुद को काट लिया, मैंने खुद को हर्ट कर लिया, इस प्रकार से। एम्फेटिक कब लगाते हैं? जब हमें एम्फेसिस डालना कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है। रोहन ने खुद सॉल्व किया क्वेश्चन को, रजनी ने खुद ही बनाया था खाना। ऐसी बातें जब हमें करनी होती हैं तब हम लगाते हैं एम्फेटिक। ठीक है, अब आगे जब पढ़ाएंगे तो उससे पहले ही आपका एक डाउट है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वरना ना कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत होती है कि अगर उनके दिमाग में एक डाउट आ गया ना, अगर उनके दिमाग में एक डाउट आ गया
तो उनका दिमाग वहीं हैंग हो जाता है। आगे टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे, कुछ भी बताता रहे, वो वहीं अटके रहेंगे, वहीं पॉज हो जाता है उनका दिमाग। तो उनके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा यहाँ पे कि अगर सर ये माइसेल्फ प्रोनाउन है, अगर सर ये माइसेल्फ प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन के साथ कैसे आ रहा है, दो प्रोनाउन एक साथ कैसे आ गए? अगर ये माइसेल्फ प्रोनाउन है तो सर ये यू के साथ कैसे लिखा हुआ है, दो प्रोनाउन साथ में कैसे आ रहे हैं? ईमानदारी से बताओ किसको आया था ये डाउट, ये वाला डाउट किसको आया था, एक बार ईमानदारी से बताओ। इस सवाल का जो जवाब है, इस सवाल का जो जवाब है वो यहाँ छुपा हुआ है। एक काम करना, इसको तोड़ना, इस सवाल का जो सवाल है ना उसका जवाब यहाँ छुपा हुआ। एक बार इसको ब्रेक करके दिखाओ जरा, इस वाले को तोड़ के दिखाओ जरा, ब्रेक करना इसको। चलो जी, तोड़ो जरा इसको, तोड़ो, क्लियर होगा। उस सवाल का जवाब कि आई और माई सेल्फ साथ में कैसे है, उसका सवाल का जवाब यहीं छुपा हुआ है। तोड़ो इसको। हाँ जी, आ जाओ जरा। आई सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड वर्ब हो गया, ठीक है। आई विजिटेड, मैंने क्या विजिट किया, मैंने उसका घर विजिट किया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे, अब अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे, रोहन क्या है, पढ़ रखा है अपन ने, ये जो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख देते हो, रोहन्स, मोहन्स, सोहन्स, कुणाल्स, इसको बोलते हैं, अगर आपको याद हो, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। क्या बोलते हैं इसको, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि इसको समझने के लिए ऐसा सोच सकते हो, इसको समझने के लिए ऐसा सोच सकते हो कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। कहना मत, दुनिया की नज़र में इसको नाउन ही कहते हैं, दुनिया की नज़र में गली मोहल्ले के अंदर इसका नाम नाउन ही है, लेकिन आप इसको समझने के लिए समझ सकते हो कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसा काम करता है, हाँ कि ना। तो यही राज यहाँ पे छुपा हुआ है। कहने को तो ये नाउन है, कहने को तो ये नाउन है, लेकिन ये नाउन वाले काम तो नहीं करता ना भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ऐसा कुछ काम तो ये करता नहीं। ये तो एक नाउन के साथ लगकर उस पर पोजीशन बनाता है। सेम ऐसे ही गली मोहल्ले में इसको एम्फेटिक प्रोनाउन को जानते तो प्रोनाउन के नाम से, गली मोहल्ले में इसको जानते तो प्रोनाउन के नाम से, लेकिन दिक्कत ये, प्रोनाउन वाला कोई काम करता तो नहीं है, नाम नाम का प्रोनाउन है बस, की इसके कुछ नहीं। इसका काम केवल और केवल एम्फोसिस डालना है। जैसे जैसे ये जो शब्द है ये केवल नाम नाम का नाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसा काम करता है। सेम ऐसे एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो असली प्रोनाउन नहीं होते, इनका सिर्फ नाम नाम प्रोनाउन है बस, की इनके कुछ नहीं। ये केवल और केवल एम्फोसिस डालने के काम आते हैं। कायदे से जो इसका असली काम है वो कहना, तो इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव चाहिए, एम्फोसिस डालने वाला एडजेक्टिव कहना चाहिए इसको। देखो कैसे, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था, मैंने खुद तुम्हें देखा था, तो इसने सब्जेक्ट पर एम्फोसिस डाला, आई पर एम्फोसिस डाला। दुनिया की नज़र में तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, लेकिन जैसे इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ऐसे इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो कि इसका असली काम एम्फेटिक एडजेक्टिव जैसा होता है। अब ग्रामेरियंस ने जो नाम रख दिया वो तो हमें मानना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम अपने मन में समझने के लिए इसको समझ सकते हैं कि ये सिर्फ नाम नाम का ही प्रोनाउन है, ये केवल और केवल एडजेक्टिव जैसा काम करता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ जी, ऐसे ही इस पे आ जाओ। आई सॉ यू माई सेल्फ, आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, सेम वैसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैंने तुम्हें देखा था खुद, अब यहाँ पे ये आई से इतना दूर रख दिया तो इसको एडजेक्टिव तो मैं मान नहीं पाऊंगा, तो फिर से वही बात,
दुनिया की नज़र में तो इसको लिखोगे एम्फेटिक प्रोनाउन, दुनिया की नज़र में तो इसको एम्फेटिक प्रोनाउन लिखोगे, लेकिन अगर ये लास्ट में पटक रखा हो तो आप इसको समझ सकते हो कि ये एडवर्ब और मैनर जैसा काम कर रहा है। कोई काम कैसे हो रहा है? मैंने तुम्हें देखा था खुद, हाउ, मैंने तुम्हें देखा, हाउ, कैसे, खुद ही देखा था जी। तो समझने की बात यह है कि एम्फेटिक प्रोनाउन केवल नाम नाम के प्रोनाउन होते हैं। रियलिटी में इनको समझने के लिए आपको समझना है, तो अगर नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद लिखा हो, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि मन मन में कि ये एम्फेटिक एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, बस नाम नाम का प्रोनाउन है। और लास्ट में पटक रखा हो तो समझ जाइएगा कि भैया सिर्फ नाम नाम का प्रोनाउन है, एडवर्ब मैनर जैसा काम करता है। दूसरा डाउट ये कि सर क्या इसको दोनों जगह लिख सकते हैं? क्या इसको वर्ब से पहले और यहाँ दोनों जगह लिख सकते हैं? हाँ जी, दोनों जगह लिख सकते हैं। इसको वर्ब से पहले भी लगाया जा सकता है, इसको वर्ब से पहले भी लगाया जा सकता है, और ऑब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है। दोनों जगह लिख सकते हैं अपन इसको, वर्ब से पहले भी लगाया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है। कब कहाँ पे लगाना है अभी पढ़ाऊंगा, कहाँ कौन सी पोजीशन कब प्रेफर करनी है अभी आएगा। तो एक बार ये चार्ट देखिए फिर से। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है? एरर क्यों आता है? क्योंकि दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है। एरर क्यों आता है? क्योंकि दिखने में बिल्कुल दोनों डिट्टो सेम है, हाँ के ना? अच्छा, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? डूअर और रिसीवर एम्फेटिक के केस में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके केस में दोनों सेम होते हैं। ये तो प्रोनाउन की तरह से काम करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, आई सेव्ड माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, ऐसे करके ये तो प्रोनाउन वाले काम करता है। लेकिन ये नाम नाम का प्रोनाउन, ये मक्कार है एक नंबर का। ये सिर्फ नाम नाम का प्रोनाउन है। गली मोहल्ले में इसके माँ बाप ने तो इसका नाम रख रखा दारा सिंह, है ना? इसका बचपन में नाम निकाल दिया दारा सिंह, हाँ के ना? दारा सिंह जो असली पहलवान है उनके नाम पे घर वालों ने नाम निकाल दिया दारा सिंह। लेकिन बेचारे का वजन आज 24 साल का हो गया, वजन इसका 35 किलो पार नहीं हो रहा है। तो बस की इसके कुछ नहीं, नाम नाम का प्रोनाउन है, एम्फेटिक एडजेक्टिव या एडवर्ब के जैसा काम करता है। क्लियर हो इतनी बात? अगली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं और ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वर्ब के बाद, है ना? तो इसकी पोजीशन तो मेन वर्ब के बाद ही होती है, लेकिन इसका काम तो एम्फेसिस डालना है। तो इसको आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी लिख सकते हो, या क्लॉज के एंड पे, या कह लो ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो। कौन सा कब प्रेफर करते हैं अभी बताता हूँ। कुल मिलाकर शॉर्ट में बात ऐसी है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा खिंच गया, ऑब्जेक्ट में काफ़ी वर्ड्स आ गए, तो बाद में नहीं रख पाओगे क्योंकि फिर एम्फेसिस खत्म हो जाता है, तब पहले ही रखना पड़ता है वर्ब से। और अगर ऑब्जेक्ट छोटू सा है तो दोनों जगह रख सकते हो, कायदे की बात है इसमें। ये फिर से देख लीजिए, एम्फेटिक में डूअर रिसीवर अलग अलग होते हैं, इसमें सेम होते हैं। ये प्रोनाउन का काम करता है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये मेन वर्ब के बाद लगाए जाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इसको मेन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद दोनों जगह लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट में अगर एक आधी वर्ड है तो दोनों पोजीशन अलाउड है, वर्ब से पहले लिख लो चाहे ऑब्जेक्ट के बाद लिख लो। ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उनके बाद पटकेंगे तो एम्फेसिस ही खत्म हो जाएगा, उस केस में आपको वर्ब से पहले ही लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? एडवर्ब मैनर के जैसा काम करता है भाई। हाउ के रिप्लाई होते हैं ना एडवर्ब मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है। आई सॉ यू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें देखा खुद, हाउ का रिप्लाई, ऐसे समझ सकते। फिर बता रहा हूँ बच्चे समझने की बात है, ठीक है? या तो सिंपली आप अपने मन को समझा लो कि नाम नाम का प्रोनाउन है, प्रोनाउन वाले काम नहीं करता, इसका काम खाली एम्फेसिस डालना होता है और दो इसकी पोजीशन है। या तो इतना दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी एक बात अपने दिमाग को समझा लो कि एम्फेटिक प्रोनाउन नॉर्मल प्रोनाउन के जैसा नहीं होता। एम्फेटिक प्रोनाउन नॉर्मल प्रोनाउन जैसे, नॉर्मल प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन की जगह पे आके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना, उसके जैसा नहीं होता। इसका काम केवल एम्फेसिस डालना होता है और दो जगह पे इसको लिखा जा सकता है, वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। बस बात खत्म हो गई, है ना? ऐसे करके सिंपली याद रख लो, क्यों इतना इसको रॉकेट साइंस बनाना है। चलो इस सेंटेंस को देखो एक बार, इस सेंटेंस को आराम से देखो, तोड़ो। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तुम्हें, कुछ पढ़ाया नहीं है एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, खाली डेफिनेशन बताइए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आ रही है, तुम खुद सोच लोगे कि इसके अंदर क्या गलती है और ये कैसे ठीक होगा। मुझे आवाज़ आ रही है अंदर से, ठीक है? 30 सेकंड तुम ट्राई करो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम अपने आप ही कर दोगे इसको, करो ट्राई।
रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस, रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना। सॉल्व सॉल्व्ड, सॉल्व्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। सॉल्व सॉल्व्ड, सॉल्व्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। रोहन क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इतनी कहानी क्लियर? अब जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस, रोहन ने सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चन अपने आप। रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस, ठीक। अब जरा समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाहता हूं। यहां पे लिखा हुआ है रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ। अगर मैं वर्ब के बाद लिख रहा हूं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हाँ कि ना? वर्ब के बाद लिखते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो एम्फेटिक होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम करते हैं ऑब्जेक्ट बनने का, अरे हाँ के ना? तो एक बात बताओ, दो बातों से ये बात साफ साफ समझ में आ रही होगी, ठीक है? दो बातों से ये साफ साफ समझ में आ रही होगी। दो तरीके से कहने का मतलब, एक तो मीनिंग से देख सकते हो कि रोहन खुद को थोड़ी सॉल्व करेगा यार। ये जो तुमने लिख दिया रोहन सॉल्व्ड हिमसेल्फ का, तो मतलब रोहन ने खुद को सॉल्व कर लिया। रोहन खुद को सॉल्व करेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, क्या कहना था? मीनिंग से गड़बड़ है। और दूसरा, तुम इसको ग्रामर से भी सोच सकते हो कि अगर तुमने हिमसेल्फ लिख दिया वर्ब के बाद तो इसको रिफ्लेक्सिव मानना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर ये जो क्वेश्चंस नाउन है ये क्या बनेगा? ये दोनों बातें आपकी तरफ चीख चीख के इशारा कर रही हैं कि भैया शायद हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं, शायद हमें यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन की जरूरत थी, हमने गलती से रिफ्लेक्सिव लगा दिया। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, सेंटेंस को जैसे ही आपने पढ़ा, हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हमें मीनिंग जो देना है वो ये देना है कि रोहन ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हाँ कि ना? ऐसा मीनिंग थोड़ी हो सकता है कि रोहन ने खुद को सॉल्व कर लिया। ये कैसे हो सकता है? मीनिंग से भी पता चल रहा है और ग्रामर से भी पता चल रहा है कि अगर मैं इसको वर्ब के बाद लगा दूंगा तो रिफ्लेक्सिव मानना पड़ेगा, और रिफ्लेक्सिव तो ऑब्जेक्ट बनने काम करते हैं। अगर तुमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया तो फिर ये क्वेश्चन शब्द क्या बनेगा? तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, हमें इस प्रोनाउन को एम्फेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि सही तो तब भी हो जाएगा, अगर मैं इसको हटा ही दूं। अगर मैं हिमसेल्फ शब्द ही हटा दूं, सीधा ऐसे लिख दूं रोहन सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन थोड़ा सा हमें ना समझना पड़ता है कि सामने वाला हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ता थोड़ा सा। इसने हिमसेल्फ लगाया था तो कुछ तो ये देखो कहना चाहता था, शायद ही ये कहना चाह रहा था कि रोहन ने खुद ही सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस। बस दिक्कत क्या हुई, बच्चे ने ग्रामर पढ़ नहीं रखी थी तो उसने इसकी पोजीशन गलत लगा दी, हाँ कि ना? समझ आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? सही तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट तो इसको हिमसेल्फ को हटाने से भी हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि इस इंसान ने हिमसेल्फ लिखा है तो कुछ ये शायद कहना चाह रहा था, शायद इसने ग्रामर गलत कर दी। तो हम इसको यहाँ रख देंगे या फिर लास्ट में रख देंगे तो ये एम्फेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको वर्ब से पहले ले जाएंगे या लास्ट में रख देंगे तो ये एम्फेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ क्या ना? तो ऐसे आते हैं एम्फेटिक वर्सेस रिफ्लेक्सिव के सवाल। एम्फेटिक वर्सेस रिफ्लेक्सिव के जो एरर आते हैं वो ऐसे आते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देखिए और क्लियर होगा, थोड़ा और क्लियर होगा। एक बार इस सेंटेंस को अपने आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, आ जाइए। रजनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली। रजनी ने खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया था पूरी फैमिली के लिए। कहना शायद हमने ये था, लेकिन हमने कर क्या दिया? देखो, रजनी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ लिख दिया। अरे हाँ के ना? वर्ब के बाद ही इसको पटक दोगे तो ये रिफ्लेक्सिव वाला मीनिंग देने लग जाएगा। यानी इसका मतलब क्या निकलेगा? रजनी ने खुद को तैयार कर लिया। ऐसा नहीं कि रजनी खुद को तैयार कर नहीं सकती, देखो अगले क्वेश्चन में करेगी खुद को।
ये जो क्वेश्चन है, रजनी ने खुद को तैयार कर लिया बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए, रजनी ने खुद को तैयार कर लिया बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए, यहां कर सकती है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ते ही, इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट मुझे हरसेल्फ नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट को बनाना चाहिए था। मीनिंग से भी क्लियर है, ग्रामर से भी क्लियर है। मीनिंग से पता चल गया, आप ग्रामर से देखो कैसे पता चल रहा है। रजनी सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड वर्ब हो गया। अगर तुम हिस को वर्ब के बाद लिख दोगे तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, और अगर रिफ्लेक्सिव माना जाएगा तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा तो फिर ये जो नाउन है ब्रेकफास्ट, फिर ये जो नाउन है ब्रेकफास्ट, फिर इसका क्या करोगे बोलो। अगर नाउन आया तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना, अगर नाउन आया तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना। ये आगे की बात तो समझ में आ रही होगी। फॉर प्रीपोजिशन है, फैमिली इसका ऑब्जेक्ट है, होल एडजेक्टिव है, पूरी की पूरी फैमिली, हाँ के ना। तो दोनों चीज़ों से क्लियर है, मीनिंग से भी क्लियर है, ग्रामर से भी क्लियर है कि ऑब्वियस बात है, शायद ये कहना था कि रजनी ने खुद ही बनाया था ब्रेकफास्ट पूरी फैमिली के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो हरसेल्फ है, शायद हमें इसे एम्फेटिक बनाना देना चाहिए, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए इस वर्ब का ब्रेकफास्ट को। अब इसको एम्फेटिक बनाने के लिए एक तो वर्ब से पहले रख सकते हो, एक तो वर्ब से पहले रख सकते हो, एक इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हो। अब देखो, अब आएगी कंफ्यूजन, अब आएगी इसको कंफ्यूजन, हाँ के ना। देखो जरा, सच, सॉरी, रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट हरसेल्फ फॉर द होल फैमिली, रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली हरसेल्फ। कंफ्यूजन आएगी कि यहां लगाएं कि यहां लगाएं, यहां लगाएंगे तो ये फोर अटैच नहीं हो पाएगा, लास्ट में पटकेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मीनिंग ही अजीब सा हो गया, हाँ के ना। तो ऐसी जब भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसी जब भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो इसको वर्ब से पहले ही लगाना प्रेफर किया करो। मेरी बात आई समझ में, जो मैंने बोला कि अगर एक सिंगल ही वर्ड है, अगर एक सिंगल ही वर्ड है ऑब्जेक्ट के रूप में, ये इतना ही होता, अगर अगर ये इतना ही होता तो रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट हरसेल्फ भी लिख सकते थे और वहां वर्ब से पहले भी लगा सकते थे। लेकिन ये इतना अटैच होने की वजह से, ये सब आगे अटैच होने की वजह से अब बाद में रखने में कंफ्यूजन होगी, तो ऐसे केस में आप सिर्फ वर्ब से पहले रखना ही प्रेफर करिए। क्लियर होगी इतनी बात। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, इतनी सी बात है बच्चे। आगे से कभी भी आपको चेक करना हो कि एम्फेटिक का एरर कैसे आएगा, तो इस सेंटेंस के ऊपर देखो, सिंपल सा फंडा, इधर देखो, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दिया होगा, और यहाँ पे इस पोजीशन पर एक वो सेल्फ टाइप का वर्ड होगा, एक वो जो सेल्फ, वेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ऐसा कुछ टाइप का वर्ड होगा, और यहाँ पे एक नाउन दिया होगा, यहाँ पे एक नाउन दिया होगा जो ज्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट होगा इसका। सुनना मेरी बात, अभी देखो सेंटेंस से और क्लियर होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इधर देखो, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दिया होगा, और साथ में उसके जस्ट बाद एक सेल्फ टाइप का वर्ड दिया होगा। इधर देखो, स्ट्रक्चर ध्यान दो, इधर देखो, सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दिया होगा, आगे ये हिमसेल्फ हरसेल्फ टाइप का ये वर्ड दिया होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन शब्द है, ये जो क्वेश्चन शब्द है, ये नाउन दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ के ना। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा, आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इसको बनाना चाहिए था। तो समझ जाओ कि रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक का एरर आ चुका है, रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक का एरर आ चुका है। तो हमें इसको रिफ्लेक्सिव से हटाकर एम्फेटिक में ले जाना पड़ेगा। ऐसे आते हैं सीधे सीधे एरर। इस सेंटेंस को करके दिखाओ भाई जरा, इस सेंटेंस को करके दिखाओ।
हाँ जी, देखते ही पता चल गया। प्रिपेयर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसने प्रिपेयर किया, सोनाली ने, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा फॉर प्रीपोजिशन है, एग्जाम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है, अब ये वर्ब के बाद लिखा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना चाहता है, ऑब्जेक्ट बनना चाहता है। वेल क्या हो गया, वेल हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे किया जाता है। वेरी बन गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, आगे ना। सोनाली ने प्रिपेयर कर लिया खुद को बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए, सोनाली ने खुद को प्रिपेयर कर लिया बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए। अब मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वाला हर सेल्फ गलत है क्या, ये वाला हर सेल्फ गलत है क्या। हाँ जी, ये वाला जो है ये गलत है क्या, बताओ। ये गलत नहीं है, तो ऐसे रट मत लेना, ऐसे रट मत लेना कि एक वो होता है ना, वो जो चाबी वाला बंदर होता है, जैसी चाबी भर दी झुंझुना बजाना शुरू। वर्ब के बाद ये दिया उठा के पटक दिया, वर्ब के बाद ये दिया उठा के पटक दिया। कॉन्सेप्ट पे जाना कि कब हटाना है कब रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे सॉल्व वर्ब का ज़्यादा लॉजिकल ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस है। पढ़ने से भी पता चल रहा, ग्रामर से भी पता चल रहा, तो इसका ऑब्जेक्ट ये बनना था, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बनना था, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए था, यानी एम्फेटिक चाहिए होगा शायद, तो इसको उठा के इधर किया। सेम ऐसे ही प्रिपेयर वर्ब का लॉजिकल ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट था, ग्रामर से पता चल रहा, मीनिंग से पता चल रहा, तो यानी ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ये नहीं बनेगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, तो इसको एम्फेटिक बनाया। सेम ऐसे यहाँ पे क्या कोई और नाउन है जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना चाहता हो, क्या कोई और नाउन है क्या जो इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहता हो। जब नहीं है तो क्यों जबरदस्ती इसको एम्फेटिक बनाएंगे, जब है ही नहीं और कोई नाउन तो क्यों इसको एम्फेटिक बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बन रहा है, मीनिंग भी ठीक आ रहा है, तो ये नो एरर, तो ये नो एरर। अरे हाँ के ना, आनंद भाई होल क्वांटिटी को नहीं दिखा रहा क्या, सारा का सारा। अब तू उसको साइज में ले जाए तो मैं तो तेरा कुछ नहीं कर सकता ना भाई, सोच एक बार, मेरी नज़र में तो क्वांटिटी को दिखा रहा है। बोलो जी, क्लियर हुआ। एक चीज मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर दूं, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ना, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एक्स्ट्रा होते हैं, ये एक्स्ट्रा होते हैं। कहने का मतलब जैसे होता है ना, सेंटेंस में अगर वर्ब ना आए तो गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो गलत हो गया, कोई चीज ऐसी हो मान लो जो ना आने से गलत हो जाता हो, ये वैसे नहीं है। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं, एम्फोसिस डालने का मतलब आपकी मर्जी है, आपको एम्फोसिस डालना है तो लगाओ वरना मत लगाओ। इस सेंटेंस में अगर हिमसेल्फ ना भी होता तो ये ठीक होता, बस सामने पहले लगा के दे रखा था तो मैंने को लगा कि शायद ये सामने वाला स्ट्रेस डालना चाहता है, बेचारे ने बस ग्रामर गलत कर दिया तो मैंने ठीक कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं हरसेल्फ ना भी लगाऊं तो भी ये ग्रामेटिकली ठीक है। रजनी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली, बस मुझे पता चला, मुझे लगा कि शायद जो एग्जामिनर है जो पूछने वाला है उसने इसको उठा के मतलब इसको लिखा है तो शायद कुछ एम्फेसिस डालना चाह रहा था, बस ग्रामर गलत हो गई। समझ में आई मेरी बात। ये बात मैंने इसलिए बताई, तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना सर यहाँ पे एम्फेटिक भी लगाएं क्या, मतलब ये तो लिखा हुआ एम्फेटिक लगाना जरूरी होता है क्या, नहीं। एम्फेटिक किसी सेंटेंस में जरूरी कभी नहीं होता, मर्जी होती है, आपको एम्फेसिस डालना है तो लगाओ वरना मत लगाओ। ठीक है, एक छोटी सी बात यहाँ पे और जान लो, एक छोटी सी बात यहाँ पे और जान लो। जैसे ये सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल इसमें स्लैश आ जाए, इधर कर लेता हूँ ताकि उसमें किचपिच सी ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लैश आ गया, इधर देखो ऐसे स्लैश आ गया, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है, नो एरर। ठीक है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट, क्लियर। अब यहां पे एरर कौन से पार्ट में मार्क होगा, सवाल समझ में आ रहा है मेरा। एरर मैंने पूरा पढ़ा दिया, पूरा क्लियर कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें एरर कौन से पार्ट में मार्क होगा, बताना जरा, कमेंट करके बताओ जरा। ध्यान रखना, ये जो हिमसेल्फ है, ये जो हिमसेल्फ है, ये उठ के यहां जाना है कि यहां जाना है कि अपनी नानी के घर जाना है,
ये हम नॉलेज के लिए जान रहे हैं, कह लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल आएंगे ना, जिसमें बताना होता है कि गलत क्या था और सही क्या होगा, वहां काम आएगा। यहाँ इस पोर्शन का नाम होता है एरर डिटेक्शन। ऐसे जो डंडे लगा के ऐसे सवाल आता है ना ABCD, इस पोर्शन का नाम आप पढ़ना, इसका एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट करना, कौन से पार्ट में एरर है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि ये उठ के यहाँ जाएगा कि अपनी नानी घर जाएगा छुट्टियों में, कोई नहीं पूछ रहा। एरर कहाँ है? एरर इस पार्ट में। एरर कहाँ है? एरर इस पार्ट में। तो एरर मार्क होगा बच्चे बी पार्ट में, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अगली बात पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया? फिर भी एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देख के मुझे बताओ इसमें क्या होगा, क्यों होगा। करो ट्राई, अब आपको आ गया है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, करो भाई इसको। आसान है। आई पेड माई सेल्फ, मैंने खुद को पे कर दिया। ये कैसे होता है भैया खुद को पे? अच्छा, 10,000 की एक गड्डी इस जेब से निकाली, दूसरी जेब में डाली, लो जी हो गया खुद को पे। ऑब्वियस बात है गलत है? ऑब्वियस बात है, मीनिंग से पता चल रहा है, ग्रामर से भी देख लो। अगर तुम माई सेल्फ को ऑब्जेक्ट बना दोगे तो इस रेंट का क्या होगा? ये जो रेंट नाउन है, किराया, इसका क्या होगा फिर? तो दोनों बातें आपको चीख चीख के बता रही हैं कि भैया इस पेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बनना था, इस पेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बनना था वो ये रेंट बनना चाहिए था, ना कि माई सेल्फ। तो हमें पता चल गया ड्यू का मतलब होता बकाया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में डाल लो। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वो जो आपको एडजेक्टिव की टाइप मैंने बताई थी ना, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, पजेसिव, वो बेसिक टाइप्स हैं। आप सोचो कि हर एडजेक्टिव को मैं किसी टाइप में बांट पाऊंगा तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो बेसिक टाइप्स हैं। ज़्यादातर एडजेक्टिव जिस टाइप के होते हैं, हर एक एडजेक्टिव को किसी टाइप में बांध पाएं ये जरूरी नहीं है। ठीक है? अब अगर आप ड्यू के नीचे सिर्फ एडजेक्टिव भी लिख दोगे, मैं ही करता हूँ ये काम। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बच्चे, इसको कुछ मत लिखो, आप सिर्फ एडजेक्टिव लिखो। हर एडजेक्टिव को किसी पर्टिकुलर टाइप में क्लासिफाई कर पाना इज नॉट पॉसिबल। जो आपको पढ़ाई गई वो बेसिक टाइप्स हैं, ज़्यादातर उस प्रकार के होते हैं। ठीक, नहीं हो पाए तो आप सिर्फ एडजेक्टिव लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है? कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें एडजेक्टिव की टाइप भी पूछ ली जाए। जनरली सिर्फ ये पूछा जाएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब है क्या है, वो भी CDS वगैरह में, CDS NDA में ही आते हैं वाले सवाल, SSC में तो वो भी नहीं आते। ठीक है? टाइप नहीं आएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई सब्जेक्ट है, पेड वर्ब है, मैंने क्या पे किया? मैंने रेंट पे कर दिया। कौन सा रेंट? बकाया रेंट। अच्छा, तो यहाँ पे माई सेल्फ को एम्फेटिक बनाना पड़ेगा। एम्फेटिक बनाना पड़ेगा तो ये वाली पोजीशन तो सबसे सेफ है, ये वाली पोजीशन तो सबसे सेफ है। हमें पता चल गया कि हमें यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, एम्फेटिक की ज़रूरत है। ठीक, तो आई माई सेल्फ पेड द ड्यू रेंट। अब दिक्कत वही है, देखो अगर वहाँ नहीं लगाएंगे तो यहाँ कहाँ लगाएं? आई पेड द ड्यू रेंट माई सेल्फ टू यू, आई पेड द ड्यू रेंट टू यू माई सेल्फ, कहाँ लगाएं? कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करनी ही क्यों है? जब मेरे को वो सेफ साइड पोजीशन मिली हुई है तो उधर लगाओ ना, दिक्कत ही खत्म। क्लियर होगी इतनी बात? टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। यू क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। आगे सिर्फ मतलब सेंटेंस की लंबाई बढ़ा रखी है। वैन कंजंक्शन हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, जयपुर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने खुद पे किया था रेंट। अरे मैंने खुद पे किया था रेंट जब मैं जयपुर आया था। यार तू कैसे मुकर रहा है भाई? किसी और के हाथ भिजवाया होता, कुछ और बात होती तो भी तेरे को याद ना रहा हो। अरे मैं खुद दे के गया था, याद कर, उस दिन बारिश हो रही थी, नीली टी-शर्ट पहन रखी थी मैंने। हैं, तेरी लुगाई ने अभी तेरे रैपट चाड़े थे उससे 10 मिनट पहले, याद कर, वही वाला दिन था। तो मैंने खुद ने वो रेंट दिया था तुझे। तो जब आपको इस बात पर एम्फोसिस डालना होता है, जब आपको इस बात पर एम्फोसिस डालना होता है कि ये काम सब्जेक्ट ने खुद किया है, तो उस केस में हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट पे आ जाइए। इस सेंटेंस को देख के जरा मुझे बताओ, इस सेंटेंस को मुझे जरा देख के बताओ कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है सर, दो दो हर सेल्फ, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सेंटेंस मैंने आपको ये पढ़ाने सिखाने के लिए लिखा है कि क्या एक ही समय पर एक ही सेंटेंस में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों टापे जा सकते हैं? क्या अगर एक ही वर्ब के लिए मैं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों लगा दूं तो वो सही होता है कि गलत होता है? तो जवाब तो बच्चे ये है इसका कि ये एकदम सही है, यह एकदम सही है। अब जरा समझना, अब जरा समझना कि ये क्यों जरूरत पड़ी, कहाँ जरूरत पड़ी, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो सेंटेंस है पहले इसको तोड़ते हैं। कैसा है ये? ही सब्जेक्ट हो गया, स्किल्ड वर्ब हो गया, हरसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड कंजंक्शन है, चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है। दो 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 ऑब्जेक्ट क्यों हो पाए? क्योंकि कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। हर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है? अगर ये वाला, अगर ये वाला हरसेल्फ ना लिखा हो, अगर ये वाला हरसेल्फ ना लिखा हो, तब तक तो पॉइंट क्लियर है बिल्कुल कि उसने मार दिया खुद को और अपने बच्चों को, उसने मार दिया था खुद को और अपने बच्चों को। इतना पॉइंट, इतना लिखा होता तब तो चकाचक दिल में संतुष्टि है कि सब्जेक्ट वर्ब ये ऑब्जेक्ट जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एंड लगाया और एक और ऑब्जेक्ट लिख दिया क्योंकि इसने दोनों को मारा है, खुद को भी मारा बच्चों को भी मारा, ठीक है? ये क्यों लगाया? हरसेल्फ से क्लियर हो गया ना सर कि उसने खुद को मारा था और बच्चों को मारा था, तो ये क्यों लगाया? सिचुएशन सुनना बड़े ध्यान से, सिचुएशन सुनना बहुत ही ध्यान से। मान लो पड़ोस का एक घर था, बहुत दिनों से उसका गेट ही नहीं खुला, बहुत दिनों से गेट नहीं खुला, कोई खैर खबर कुछ है ही नहीं, फ़ोन लगा रहे हैं फ़ोन नहीं लग रहे, स्विच ऑफ आ रहे, हो क्या रहा है? फिर किसी पड़ोसी ने ऐसे अंदर से खिड़की से झांक के देखा तो एक औरत लेटी हुई है, साथ में उसके 3 बच्चे लेटे हुए हैं। लगा कि मर गई। जैसे तैसे पुलिस को फ़ोन किया गया, ताला तोड़वाया गया, देखा भैया चारों की डेड बॉडी, माँ और 3 बच्चे। अब वही है ना, ऐसा कुछ हो गया कॉलोनी में, पूरी पूरी की पूरी कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंच गई, क्या कर रही थी पुलिस, ये वो, ऐसे कैसे मर्डर हो गया, फुल फुल चल रहा है। अब पुलिस वाले भी तब तक क्या बोले, जब तक कोई फोरेंसिक जांच वांच कुछ होगी तो ही कुछ बोल पाएंगे ना वो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, रोज धरने पे धरने चल रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। तीसरा दिन हो गया, अब सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अब सारे सबूतों की रिपोर्ट्स वगैरह आ चुकी हैं। एक रिपोर्टर पहुंच गया थाने वाले के पास, मुंह के अंदर ऐसे माइक लगा के, बताइए क्या कर रही थी यूपी की पुलिस, बताइए, दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्याकांड, ये वो। कह रहा इधर आ रहा है पास, आ थोड़ा सा, एक मारा रैपट भन्ना के, क्या आजा मैं तो बताता हूँ किसने मारा उनको, मैं बताता हूँ। उनके पास ना एक जहर की शीशी मिली थी, उस पर माँ के खुद के फिंगरप्रिंट हैं, ठीक? वही जहर सबके पेट में मिला, और वो शीशी ना, वो शीशी पास के ही मेडिकल स्टोर से ली गई थी, चूहे मारने की दवाई थी वो, उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली गई है, बिल भी दिया है दुकान वाले ने। तो भैया और किसी ने नहीं मारा, तेरे को ही पकड़ के जबरदस्ती का कातिल बनवा दूं? अरे उसने खुद ही मारा है, उसने खुद ही मारा खुद को और अपने बच्चों को, उसने खुद ही मारा है खुद को और अपने बच्चों को। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि रिफ्लेक्सिव लगा होने के बावजूद, रिफ्लेक्सिव लगा होने के बावजूद हमें एक्स्ट्रा एम्फोसिस डालना पड़ जाता है कि यार एक माँ कैसे बच्चों को मार सकती है, एक माँ कैसे बच्चों को मार सकती है, अजीब बात है। इसलिए एम्फोसिस डालना पड़ रहा है कि उसने खुद ही खुद को और अपने बच्चों को मारा है। इसका काम है ये बताना कि मरने वालों में वो खुद ही शामिल है।
इसका काम है ये बताना कि इस एक्शन की डूअर वो खुद है। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, ये हरसेल्फ अगर यहां से हटा दें, हरसेल्फ अगर यहां से हटा दें तो ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा था, मीनिंग गलत हो जाएगा। अगर ये वैसे तो चिल्ड्रन भी लिखा हुआ है, चिल्ड्रन भी लिखा, मान लो चिल्ड्रन ना लिखा होता, सिर्फ इतना सेंटेंस होता, तो हरसेल्फ के ड्रॉप होने से सेंटेंस गलत होगा, किल वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ये वाला हरसेल्फ जो है, एम्फेटिक जो है, ये हमेशा ऑप्शनल होता है सेंटेंस में। लिखा होता इस सेंटेंस में तो भी ठीक है, ना लिखा होता तो भी ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर ऑलवेज ऑप्शनल। एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा ऑप्शनल होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस सेंटेंस में हमेशा ऑप्शनल होते हैं। लिखे हों तो भी ठीक, ना लिखे हों तो भी ठीक, ये हमेशा ऑप्शनल होते हैं। यहाँ हरसेल्फ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है बोलने वाले पर। वो एम्फेसिस डालना चाहे तो दे, ना डालना चाहे तो ना दे। क्लियर हो गया? मुझे लगता है ब्रेक का टाइम भी हो गया होगा आपका, एग्जैक्ट 9 बज गए। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, लौट के आइए, अपना अगला प्रोनाउन शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, जैसे जैसे ये जो हरसेल्फ था, इसका मैंने बताया था कि यहाँ वर्ब से पहले भी लग सकता है। अब इसको ऐसे लास्ट में मत पटक लेना, कहीं पता चले कि सर ऐसा लिख सकते हैं, चिल्ड्रन मान लो ना होता तो ऐसा लिख सकते हैं, शी किल्ड हरसेल्फ, हरसेल्फ है। बच्चे जबरदस्ती एम्बिग्यूटी नहीं लाई जाती सेंटेंस के अंदर। हर वो चीज जरूरी नहीं कि अगर ग्रामर में आपको पढ़ाया कि ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं तो लिखें ही। अगर वैसा लिखने से सेंटेंस की एम्बिग्यूटी आ रही है, सेंटेंस के अंदर क्लैरिटी खराब हो रही है, तो क्यों लिखें वैसा? जब मेरे पास ऑप्शन है इसको वर्ब से पहले लिखने का और वो प्रेफर्ड भी है, तो क्यों जबरदस्ती लिखूंगा इसको लास्ट में? कोई रीजन होना चाहिए ना लास्ट में लिखने का। जब मेरे पास ये ऑप्शन है तो जबरदस्ती क्यों लास्ट में लिखूं? आ जाइए, अपना अगला प्रोनाउन शुरू करते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 3 वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तरह से काम करते हैं, ईच, ईदर, नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का काम ये 3 वर्ड करते हैं, ईच, ईदर, नीदर। इनके बारे में हमको जानना है, इनका मीनिंग क्या होता है, कौन सा कब लगाते हैं, इस पर कैसा सवाल आता है, ये सब बातें अपने को जाननी। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा, एरर भी देखो, एरर सीधे यहाँ से ऐसे पढ़ाए जाएंगे, एरर सीधे यहाँ से पढ़ाए जाएंगे, इसके बाद वर्ब ऐसी आती है, आता ही आता है। उससे पहले यार ये तो जान लो ये बना क्यों, क्या मीनिंग होता है, कहाँ लगाते हैं। ऐसे रूल पे रूल रटते जाते हैं, पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ लगाते हैं, क्या इसका अर्थ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हर प्रोनाउन के अंदर एक बात कॉमन है कि ये नाउन की जगह पे आएगा। हर प्रोनाउन में एक बात कॉमन है कि नाउन की जगह पे आएगा, लेकिन हर प्रोनाउन में कुछ अलग होगा, तभी तो इतने सारे बना रखे हैं। पर्सनल प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन टाइप वाला। पजेसिव प्रोनाउन जो किसी नाउन की जगह पर आकर उस पर पजेशन भी दिखाएगा। ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये एक्शन खुद पर ही हो गया, इसको दिखाएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसिस डालने के काम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, इसको भी समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, इसको भी समझ लेते हैं, हाँ कि ना। उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ने से पहले एक ये जो कॉन्सेप्ट है, लो उसकी ज़रूरत पड़ी गई, एक बच्चे ने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। एक बच्चे ने डाउट पूछ ही लिया है तो मैं उसको बता देता हूँ। वो पढ़ाना ही था कभी ना कभी, वो स्लाइड पहले भी आई थी, ये वाला कि सर आई विजिटेड रोहन्स हाउस, आई विजिटेड रोहन्स हाउस, आई विजिटेड रोहन्स हाउस। सर यहाँ ना ये हाउस
सर व्हाट का रिप्लाई तो नहीं लग रहा है, ये तो वेयर का रिप्लाई लग रहा है, और वेयर के रिप्लाई तो सर एडवर्ब होते हैं। लेकिन सर ध्यान से देखूं तो हाउस नाउन भी लग रहा है, हाउस हाउसेज ये तो नाउन है, ये गड़बड़ सी लग रही है सर, क्या चक्कर है? तो ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना है, तो मिटा दूं ना अब। अगर मैं लिखूं ये तीनों सेंटेंसेस देखो, ये तीनों सेंटेंसेस देखो, ठीक है। ही एंटर्ड द रूम साइलेंटली, अजय विजिटेड दिल्ली yesterday, मोहन रीच दिल्ली एट 8 PM। अब आपको देखने सुनने में ऐसे लग रहा होगा यार ये जो शब्द है ना, है तो ये नाउन, रूम रूम्स दिल्ली प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है सर एंटर से तो वेयर का रिप्लाई बन रहा है, विजिट से वेयर का रिप्लाई बन रहा है, वर्ब से देखूं तो वेयर जैसी सेंस आ रही है, सामने देखूं तो नाउन है, नाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, कंफ्यूजन हो रही है। तो बच्चे आपको भले ही वेयर का रिप्लाई आए, ये चीज़ याद रखना, ये याद करने वाली बात है कि एंटर विजिट और रीच ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव है, एंटर विजिट और रीच ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको आपको याद करना है। एंटर विजिट और रीच दोनों तीनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आगे हाउ सॉरी वेयर का रिप्लाई लिखा हुआ है, लेकिन ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव है, इसके बाद आने वाला नाउन इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ये चीज़ स्टार मार्क करके ये लिख लीजिएगा कि ये याद करनी है, ठीक है। कहा था ना 95% चीज़ें लॉजिकल होंगी, 5% आपको याद करनी पड़ेंगी, ये उन्हीं का हिस्सा है। कि एंटर हो गया, विजिट हो गया, रीच हो गया, इन वर्ब के बाद भले ही आपको हाउ का रिप्लाई मिले, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके आगे वाले नाउन जो इनके ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। क्लियर? चलो अब आ जाओ वापस अपने टॉपिक पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ध्यान से सुनना टॉपिक को, इस पे बेस्ड एरर भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान तो लो होता क्या है, कहाँ लगाते हैं, है ना। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द से क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, एक एक करके बात करता होगा, बांटता होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो मैं ये कहूँ, एक तो मैं ये कहूँ सब बच्चों ने असाइनमेंट पूरा कर लिया, सबके सब बच्चों ने असाइनमेंट पूरा कर लिया, सबकी बात एक साथ कर दी मैंने, और अगर मान लो मुझे स्ट्रेस डालना है ज़्यादा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक बच्चे ने असाइनमेंट पूरा कर दिया, प्रत्येक बच्चे ने असाइनमेंट पूरा कर दिया, दोनों बातों में से कौन सी कब बोली जाएगी? मान लो मैंने क्लास में एक असाइनमेंट दिया था, मॉनिटर को मैंने बोला सबके असाइनमेंट इकट्ठे करके ले आ, वो ले आया, मैंने कहा हाँ भी सबके आ गए, हाँ सर सबके आ गए, सब ने असाइनमेंट कर लिया, तो वो क्या बोलेगा, ऑल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, या ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हाँ कि ना। लेकिन मान लो तुम ढीठ हो, करते ही नहीं हो असाइनमेंट, एक बार दिया, दो बार दिया, मैं भी थक गया, बिल्कुल परेशान हो गया मैं तो तुमसे, हैं, बाय चांस क्या हुआ, मुझे कहीं छुट्टी उट्टी पे जाना था और तुम्हें पढ़ाने आ गई एक मैडम, 3 दिन उन्होंने पढ़ाया तुम्हें, और उन्होंने जो असाइनमेंट दिया तुम सारे करके आ गए। मैंने मॉनिटर से पूछा, अरे मैडम ने भी कोई असाइनमेंट दिया था? अरे सर आप असाइनमेंट देते थे कोई नहीं करके आता था, मैडम ने असाइनमेंट दिया, एक एक बच्चा असाइनमेंट करके आ गया, प्रत्येक बच्चा। तो जब आपको ऐसा एम्फोसिस डालना होता है, ये एक एक करने वाला होता है, एक एक करने वाला होता है, तो उस केस में अपन डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज लेते हैं, उस केस में अपन डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज लेते हैं। क्लियर हुई इतनी बात जो मैंने बोली? हाँ जी। बहुत बार आपने सुना होगा यार, जैसे आप दुकान पे गए, ठीक है,
वहां पे ना जूते बिक रहे हैं। वो नहीं होते, हर एक शहर में एक दुकान होती है, जो वो नहीं बोलते फर्स्ट को अपना ये कस्टम का माल है, कस्टम का माल है, ऐसे करके एडिडास और इसके जूते जो 5,000 का जूता है 1,200 रुपये में बेच रहा होता है, ये वो ना कंपनी में हल्का फुल्का माइनर डिफेक्ट होता है, आपको तो आंखों से दिखेगा भी नहीं भाई साहब, वो रिजेक्टेड जूते होते हैं ये। असलियत में भैया वो फर्स्ट कॉपी होते हैं, मानो चाहे ना मानो। कोई कंपनी इतनी पागल नहीं है कि कस्टम का इतना भर भर के भी कस्टम का एक ट्रक तुम्हारे पैरों में ही जाने के लिए जूते अलग बचे होंगे। वो सारा फर्स्ट कॉपी होता है, ठीक है। बस हाँ, वो इतना नकली नहीं होता कि एडिडास की जगह एडिबास लिखा हो, ठीक है, वो फर्स्ट कॉपी ही होता है। अब वहां पे तुमने पूछा यार ये 5,000 वाला जूता भैया 1,200 में दे रहे हो, असली तो है ना? ऐसी बात कर दी भाई साहब, मेरी दुकान के सारे जूते असली हैं। एक तो वो ये बोले, और एक क्या वो एम्फेसिस डालने के लिए बोलेगा एक एक जूता असली है जी, एक जूता नकली प्रूव कर दो, दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, कल से शटर बंद कर दूंगा। सुनी होंगी ऐसी लाइनें। तो अगर अगर आपको समझ में आए, अगर आपको बेसिकली अब ये बात क्लियर हो गई हो कि एम ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहाँ लगाएंगे, अब शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अब शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको कहाँ लगाना है। जब ये एम्फेसिस डालने वाली चीजें होती है ना, एक एक करके बात करना, उस केस में इनका यूज लिया जाता है, ठीक है। ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। कंप्लीटेड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। असाइनमेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सबकी बात एक साथ करनी थी, सबकी बात एक साथ करनी थी तो लिख दिया, सबके सब बच्चों ने असाइनमेंट पूरा कर दिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसका मीनिंग क्या निकला? इसका तो मीनिंग क्या है, सबके सब बच्चों ने, सबके सब लड़कों ने असाइनमेंट पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है? लड़कों में से हर एक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से एक एक ने असाइनमेंट पूरा कर दिया। इसका मीनिंग होता है ऐसा, इसका मीनिंग होता है ऐसा, ठीक है। अब अगली बात, जो इस पे बेस्ड रूल है, जो इस पे बेस्ड रूल है कि अच्छा ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है, आओ उसको समझते हैं। चलो आ जाओ। रूल क्या है? किताबों में रूल लिखा मिलता है, किताबों में रूल लिखा मिलेगा, ईच इधर नीदर आए, ईच इधर नीदर आए, उसके बाद ऑफ आए, ईच इधर नीदर के बाद ऑफ आए तो उसके बाद नाउन प्लूरल आएगा। ईच इधर नीदर के बाद अगर ऑफ आए तो नाउन प्लूरल आएगा। और वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर आगे कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव भी लगाना पड़े तो वो भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये रूल हो गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे रटेंगे तो पागल हो जाएंगे? ईच पे बहुत सारे रूल आएंगे, ईच पे एडजेक्टिव चैप्टर में भी एक रूल आएगा, प्रीपोजिशन चैप्टर में एक रूल आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल आएगा, इतने रूल रटेंगे। हाँ जी, आओ अब इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं कि ऐसा होता क्यों। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ध्यान से सुनना। एक बार इस सेंटेंस को तोड़ के दिखाओगे? अपनी ट्राई करो एक बार, ग्रामर से एक बार इसको तोड़ के दिखाना, तुम एक बार तुम तोड़ो, फिर मैं कराता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो भी बच्चे लिख रहे हैं सर गजब क्लैरिटी आ रही है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, थैंक यू भाई, थैंक यू। पढ़ो जरा, इसको तोड़ के दिखाओ, एक बार ब्रेक करके दिखाओ।
हाँ जी, आ जाइए। अब जब आपने इसको तोड़ा होगा तो ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट क्या होती है? वर्ब होती है। बाय बॉट, बॉट माने होता है खरीदना। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट होती है लेकर आना, कोई चीज लाना। तो ये लिखिए, मैंने बॉट नहीं लिखा है, मैंने ब्रॉट लिखा है, ठीक। तो ये क्या बन गया? आपका वर्ब बन गया। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट कोई चीज लाना। हैव क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या था कि लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक अपनी पेंसिल लाया था। लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक अपनी पेंसिल लाया था, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये ब्रॉट वर्ब का डूअर कौन है? आपका मन तो कहेगा कि लड़के लेके आए हैं, बॉयज ही तो लेके आए हैं। सर ये बॉयज ही तो लेके आए हैं, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट इसको कर दें। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। कुछ याद आ रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? यानी सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? ये प्रोनाउन कर रहा है, ईच, हाँ के ना? यानी सब्जेक्ट बनने का काम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच कर रहा है, यस और नो? सब्जेक्ट बनने का काम ये काम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच कर रहा है, हाँ के ना? ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चे, ये बिल्कुल वैसा ही है। एक बार इधर देख, एक बार ये सेंटेंस देख। अगर मान लो मैं ये लिखूं, इधर देखना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज स्लैश हैव क्रैक्ड द एग्जाम। अब यहाँ क्या आएगा, क्यों आएगा, ये सुनते देखते तुझे वो भी समझ आ जाएगा। एक बार इसको देखना। क्लैरिटी आ रही है? अब देख, समझने की कोशिश कर। ऑब्वियस बात है कि ऑफ प्रीपोजिशन है, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, माई इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव है। नजर आ रही है ना तेरे को? बात समझ आ रही है ना कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से एक। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होती है इंग्लिश में दो काम करती है। या तो ये दिखाती है सिलेक्शन को, किसी चीज को छांटना, या ये दिखाती है पोजेशन को, किसी चीज पर अधिकार बनाना। जब आप ऐसे लिखते हो ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, टू ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स में से एक, मेरे स्टूडेंट्स में से दो, बिल्डिंग्स में से एक, ऐसे सेंटेंस में तो छांट रही है। स्टूडेंट्स में से एक, स्टूडेंट्स में से दो, लड़कों में से हर एक, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, और एक होता है पोजेशन। मान लो मैं लिख दूं द वाइफ ऑफ राजेश, द वाइफ ऑफ राजेश, राजेश की पत्नी। यहां पर छांटने का काम नहीं हो रहा, ना राजेश पांच साथ है ना वाइफ पांच साथ है, यहां पोजेशन बनाने का काम हो रहा है राजेश की पत्नी। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैं कह रहा हूं ये जो ऑफ प्रीपोजिशन आपको नजर आ रही है, ये सिलेक्शन को दिखाती है, छांटने को दिखाती, ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज स्लैश हैव क्रैक्ड द एग्जाम। तो जब आपने लिखा तो इसका कहने का मतलब ये कि मेरे स्टूडेंट्स में से एक ने एग्जाम क्रैक कर दिया। आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, वन भी एक टाइप का प्रोनाउन होता है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ये आगे आएगा, लेकिन इतनी बात तो सबको समझ आ रही हो गई कि सब्जेक्ट का बनने का काम कौन कर रहा है? वन कर रहा है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? वन कर रहा है। वन सब्जेक्ट है तो इनमें से वर्ब कौन सी आएगी बताओ? स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स में से एक ने एग्जाम क्रैक किया, सबने नहीं किया, स्टूडेंट्स में से एक ने एग्जाम क्रैक किया, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये हैज़ क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ये क्या बनेगा? मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? सेम बात आपको यहां समझ आएगी। किताबों में तो इसके लिए भी रूल दिया होता है, किताबों में तो इसके लिए भी रूल दिया होता है। किताब में इसका रूल ऐसे लिखा मिलेगा, देख, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल में प्रयोग किया जाता है और वर्ब सिंगुलर में प्रयोग की जाती है। क्यों? इसलिए भाई, क्योंकि यहां पर ये ऑफ प्रीपोजिशन छांटने का काम कर रही है, तो जिसमें से छांटोगे ऑब्वियसली प्लूरल होगा ना।
मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे आते हैं, तो 10 में से एक, 5 में से एक, 4 में से एक, 2 में से एक। अगर क्लास में बच्चा ही एक होगा तो ये सेंटेंस लिख सकता हूँ क्या? फिर ये ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ लगा सकता हूँ क्या अगर बच्चा ही एक है? नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि ऑफ प्रीपोजिशन जब छांटने के लिए आएगी, सिलेक्शन के लिए आएगी, तो ये नाउन प्लूरल आएगा, क्योंकि इसी में से तो छटना है। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इसके लिए रूल बनाने की क्या जरूरत है? ये तो ऑब्वियस नहीं है क्या? सेम बात यहाँ पे होता क्या है, ईच इधर नीदर के बाद ये ऑफ प्रीपोजिशन दिखाती है सिलेक्शन को, तो जिसमें से छांटते हो वो नाउन प्लूरल आता है। और ये खुद डिस्ट्रीब्यूटिव में एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं, इसलिए ये वर्ब सिंगुलर आ जाती है। इतना सा इस रूल का लॉजिक था। यहाँ पे अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी। देखो, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये आने वाला ये नाउन प्लूरल में क्यों लिखा? बॉय क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ बॉयज ही क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसका काम है छांटना। लड़कों में से हर एक, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक। अगर क्लास में एक ही लड़का होगा तो क्या ये सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। छांटने का काम तभी हो सकता है ना जब ये प्लूरल हो। और सब्जेक्ट कौन बनेगा? ईच बनेगा, जैसे वहाँ वन बना था, जैसे वहाँ वन बना था। लड़कों में से, अरे ईच प्रोनाउन है, इसका मतलब लड़का ही तो है। लड़कों में से हर एक, हर एक कौन? लड़कों में से हर एक लड़के ने, लड़कों में से प्रत्येक लड़के ने, लड़का ही तो मतलब है इसका। बस ये एक एक करके बात कर रहा है। बात तो सबकी कर रहा है, लेकिन कर रहा है एक एक करके, स्ट्रेस डालने के लिए। लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो फिर इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और लड़कों में से हर एक लाया था अपनी पेंसिल, लड़कों में से हर एक, लड़कों में से प्रत्येक लाया था अपनी पेंसिल। किसकी पेंसिल लाएगा? खुद की लाएगा, सारी दुनिया की थोड़ी ले आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हिज लिखना पड़ेगा। पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये राजी रूल कि ईच ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन है वो प्लूरल में आएगा। क्यों आएगा? आपको लॉजिक समझ आ गया। वर्ब सिंगुलर में आएगी, क्यों आएगी? समझ आ गया। कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार ही तो चलते हैं ये, तो ये भी सिंगुलर आएगा। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मोनू कुमार पूछ रहे हैं सर यहाँ पे 1 की जगह पे 5 ऑफ माई स्टूडेंट्स हो जाता तो 5 हो जाता तो प्लूरल वर्ब आ जाती। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। चलो, अब अगर वो बात आपको समझ आ गई है, वो बात आपको समझ आ गई है, तो ये वाला भी करके दिखाना। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ईच इधर नीदर और बता देता हूँ कि होते क्या क्या है, कहाँ कहाँ लगाते हैं। देखना जरा, ईच जो होता है ये लगता है 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। नीदर जो होता है ये हम तब लगाते हैं जब हमें 2 में से कहना कोई भी नहीं। ईदर कब लगाते हैं? जब हमें कहना हो 2 में से कोई सा एक, 1 आउट ऑफ 2, इन दोनों में से कोई सा भी एक। ईच कब लगाते हैं? जब हमें कहना हो 2 या 2 से ज़्यादा की बात करनी हो। नीदर तब लगाते हैं जब कहना दोनों में से कोई नहीं। ईदर कब लगाते हैं? जब हमें कहना हो दोनों में से कोई भी एक। ठीक है। जैसे मान लो 2 रोड जा रहे हैं, उन्हें पूछा दिल्ली कौन सा जाएगा जी? मान लो दोनों ही रोड घूम फिर के दिल्ली ही जाते हैं, मैंने कहा ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई में चला जा, दिल्ली ही जाएगा। अच्छा, मान लो दोनों ही रोड दिल्ली नहीं जाते, दोनों रोड राजस्थान जाते, दिल्ली तो वो वाला पीछे रह गया, वो रोड जाता था। उन्हें पूछा दिल्ली कौन सा रोड जाता? मैं कहा नीदर, कोई भी नहीं जाता। समझ में आई मेरी बात? ईच लगता है 2 या 2 से ज़्यादा के लिए। नीदर लगता है जब हमें कहना दोनों में से कोई नहीं। ईदर 2 के लिए लगता है, लेकिन 2 में से कोई सा भी ले लो, ये मतलब होता है। अब इस सेंटेंस को करिए, इसमें क्या गलती है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, नीदर ऑफ देम हैव कंप्लीट द असाइनमेंट। उनमें से किसी ने भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया। उनमें से किसी ने भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया। 2 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ब्रेक करना है तो वही कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, देम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? सब्जेक्ट बना रखा मैंने नीदर को।
दो में से कोई भी नहीं वाला मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूटिव है, दोनों में से कोई भी नहीं, ना ये ना ये। एक एक करके बात करते हैं, सिंगुलर करके बात करते हैं, तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एक तो ये वाले टाइप का एरर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे, एक तो ये वाले टाइप का एरर आता है कि ईच ईदर नीदर को सब्जेक्ट बना देगा और वर्ब यहाँ पे प्लूरल लिख देगा, वर्ब सिंगुलर करनी होगी। एक तो इस प्रकार का एरर आता है। दूसरा एरर कैसा आता है, दूसरा एरर आता है ऐसे टाइप का। दूसरा एरर ये है कि जैसे नीदर तो सिर्फ दो के लिए लगता है, नीदर जो शब्द है वो तो सिर्फ दो के लिए लग सकता है। नीदर का मतलब होता है इन दो में से कोई नहीं, इन दो में से कोई नहीं, हाँ के ना। लेकिन नन जो वर्ड होता है ये लगता है हमेशा दो से ज़्यादा के लिए। जब ऐसे कहना हो दो से ज़्यादा की बात करनी है और कहना कोई नहीं, दो से ज़्यादा की बात करनी है और कहना कोई नहीं, तब लगता है नन। इस कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है, देखो जरा। सर आपके जैसे टीचर नहीं मिले। चलो सब तुम्हारी मेहनत है यार, मेरे से पढ़ने के लिए खुद भी थोड़ा घिसना पड़ता है, थोड़ी डांट वाट मैं ज़्यादा लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी वादा है, ये भी वादा है, जो बच्चा पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहा होगा और नोट्स बना रहा होगा, जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इतना बढ़िया कंटेंट और इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी कि आप ये नहीं कह पाओगे कि इंग्लिश में टीचर की कमी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये मेरा वादा है। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पूरा कोर्स देखिए और जैसे जो पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ बस उसको इम्प्लीमेंट कर लो। मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। ठीक। अब अगर मैं इसको तोड़ूं, अब अगर मैं इसको तोड़ूं, आई सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड वर्ब हो गया, प्लेयर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव में भी कार्डिनल हो गया, ये 5 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव में कार्डिनल हो गया। ठीक है। मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, मैंने 5 प्लेयर को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, फॉर द इंटरव्यू कर लेना, फॉर एन इंटरव्यू भी लिख सकते हो, द इंटरव्यू भी लिख सकते हो, फॉर एन इंटरव्यू। अगर पहले जिक्र हो चुका होगा तो द इंटरव्यू आ जाएगा, दोनों ठीक है। ग्रामेटिकली डिपेंड करता है बोलने वाले पे, अगर उस इंटरव्यू के बारे में पहले जिक्र हो चुका होगा तो ये टाइपिंग एरर मान लेना, फॉर द इंटरव्यू लिख लेना, या फॉर एन इंटरव्यू भी कर सकते हो अगर आप पहले जिक्र नहीं मानना चाहते तो बोलने वाले पे डिपेंडेंट है। लो मैं फॉर एन इंटरव्यू कर देता हूँ। मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था एक इंटरव्यू के लिए, मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, बट कंजंक्शन लगा दी, ये अगला क्लॉज में सब्जेक्ट बना और प्रीपोजिशन बना, ये इसका ऑब्जेक्ट बना, केम वर्ब बना। केम वर्ब का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। मैंने 5 प्लेयर्स को बुलाया था इंटरव्यू के लिए लेकिन कोई नहीं आया। अब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यार कि नीदर तो 2 के लिए आता है तो 5 काट के 2 लिख दो, ऐसा थोड़ी कर देंगे कि नीदर तो सर 2 के लिए आता है तो 5 काट के 2 लिख दो, ऐसा थोड़ी करेंगे भाई। मीनिंग थोड़ी चेंज कर देंगे बिना मतलब का, ज़बरदस्ती का। ग्रामर ठीक करेंगे, नीदर 2 के लिए आता है तो इस वर्ड को चेंज कर देंगे ना, यहाँ पे नन लगा देंगे, ये नन आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हो इतनी बात। एक तो ये ईच ईदर नीदर पे किस प्रकार का एरर आता है कि इनको सब्जेक्ट बना लेगा, वर्ब प्लूरल दे रखी होगी, काट के सिंगुलर करनी होगी, एक तो इस प्रकार का एरर आता है। दूसरा इस टाइप का एरर आता है कि नीदर 2 के लिए लगता है, 2 से ज़्यादा के यूज़ कर देगा, फिर कटवा के नन कराएगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखो, ईदर तब लगता है, ईदर तब लगता है जब हमें कहना होता है 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई सा एक, 2 में से कोई सा भी एक। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है सारी ज़िंदगी 2 की बात करेंगे, 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी तो हो सकते हैं, तो वहाँ लगता है एनी, 1 आउट ऑफ ग्रेटर देन 2। इसको पढ़ो अब जरा। यहाँ क्या कहना है, मैं 5 बुक्स लाया हूँ, 5 किताबें लाया हूँ, ठीक है, मैं 5 किताबें लाया हूँ, 5 किताबें लाया हूँ, और 5 में से तू कोई सी एक ले ले, और 5 में से तू कोई सी भी एक ले सकता है जो तेरा मन करे, 5 में से तू कोई सी भी एक ले सकता है।
ये कहना था यहाँ पे, है ना। अब मैंने लगा दिया ईदर, मैंने लगा दिया ईदर, ईच ईदर नीदर इन प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। यहाँ इस वाक्य में मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, जरूरी थोड़ी है हर बार सब्जेक्ट ही बनाऊं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ये प्रोनाउन है ना। तो मैं 5 किताबें लेके आया हूँ भाई, मैं 5 किताबें लेके आया हूँ, तो 5 में से तू कोई सी भी एक ले ले, कहना ये था। मैंने लगा दिया ईदर, ईदर तो 2 में से कोई सी एक के लिए यूज होता है, ईदर तो 2 में से कोई सी एक के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा में से कोई सी एक कहना है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एनी ऑफ दिस। एनी क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन से टाइप का प्रोनाउन है, एक्चुअली ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आगे चल के आएंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आगे चल के आएंगे। अभी इस चीज पे कंफ्यूज मत होना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, ये आगे चल के आएगा। अभी खाली आप इस चीज को पढ़ लो कि यहाँ पे ईदर क्यों गलत है। मैं 5 किताबें लाया हूँ, 5 में से तू कोई सी भी एक ले ले, जो तेरा मन करे 5 में से कोई सी एक ले जा, बाकी 4 मेरे पास छोड़ जा। तो इधर तो 2 के लिए लगता है, किताबें मेरे पास 5 हैं, तो 5 में से कोई सी एक का मीनिंग अगर देना है तो कौन सा लगाओगे, एनी लगाओगे। अब कुछ बच्चों का सवाल ये आएगा, सर एक बात बताओ, ऑल लगा सकते हैं ऑल? हाँ बच्चे ऑल लगा सकते हैं, लेकिन तुझे नहीं लग रहा मीनिंग चेंज हो जाएगा? ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई सी एक, तो ये एक ही किताब देना चाह रहा था, बस इसको बेचारे को ये नहीं याद रहा कि इधर 2 के लिए लगता है, तो ऐसा वर्ड लगाऊं जो 2 से ज़्यादा के लिए लगता हो। ऑल लगा देने से तो सारी किताब ले जाएगा वो। ऐसे ईच भी कब लगता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा में से सब कहना हो। अगर ईच लगा देगा तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले पे छोड़ दिया तुमने, वो 5 में से 2 भी ले जा सकता है, 3 भी ले जा सकता है, 4 भी ले जा सकता है, और 5 भी ले जा सकता है अगर ईच लगा दोगे तो। समझ आया? और नन लगा दोगे तो कोई नहीं ले जा सकता, तो इसमें से ग्रामेटिकली तो ठीक है वो भी, लेकिन मीनिंग क्यों चेंज कर रहे हो, मीनिंग क्यों चेंज कर रहे हो? आपको सही करनी थी ग्रामर और आपने मीनिंग ही बदल दिया, बता। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी। इसके आगे और भी हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव अभी थोड़ा और भी चलेगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा और भी चलेगा, लेकिन फिर मुझे लगता है क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर तुम रोने वोने भी जल्दी लग जाते हो। ठीक।